हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज मैं क्लास 12th का ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है मानव भूगोल, इसका 1 शॉट वीडियो एनिमेशन के माध्यम से समझाने वाला हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला बात करते हैं, आखिर बच्चों मानव भूगोल का मतलब होता क्या है। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए, यानी मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संश्लेषित अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, जिसमें हम मानव समाज और भूगोल यानी भौतिक पहाड़ पर्वत झरने, इन दोनों का जब अध्ययन करते हैं तो उसे हम मानव भूगोल कहते हैं। या मानव समाज या धरातल के बीच जो भी संबंध होता है जिसका हम अध्ययन करते हैं, वो भी मानव भूगोल कहलाता है। तो इसकी अलग अलग डेफिनेशन है, आपको जो समझ में आए आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं आखिर जियोग्राफी का मतलब क्या होता है। तो बच्चों याद रखिएगा, जियोग्राफी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो जियो से बना है। जियोग्राफी, जैसे जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन, यानी पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है। ये बच्चों ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक। अब बात करते हैं आखिर जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया किसने था। तो बच्चों याद रखिएगा, ठीक है ना, कि जो जियोग्राफी शब्द है, जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है, ये इरेक्टोस्थनीज ने सबसे पहले किया था जियोग्राफी शब्द का प्रयोग। ठीक है, आपको कई सारी बुक्स में अगर आप 12वीं के बाद जाओगे तो आपको ये पता चलेगा, फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेक्टोस्थनीज को ही कहा जाता है, लेकिन 11th और 12th के हिसाब से क्या कहा जाता है, इन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। अब बात करते हैं आखिर जियोग्राफी के जनक कौन है हमारी किताब के अनुसार, है ना बच्चों। तो हमारे जियोग्राफी के जो जनक है वो हिकेटियस महोदय है, यानी हिकेटियस महोदय को जियोग्राफी का पिता भी कहा जाता है। ये गलत नहीं होगा, आप चित्र में देख सकते हैं, ये है हिकेटियस। अब बात करते हैं प्रमुख विचारधारा, यानी मानव और प्रकृति के बीच जो संबंध होता है ना, उसकी प्रमुख विचारधाराएं कौन कौन सी होती है। जैसे कि पहला होता है निश्चयवाद की विचारधारा, दूसरा आता है संभववाद की विचारधारा, तीसरा आता है बच्चों नव निश्चयवाद की विचारधारा। तो इस प्रकार से तीनों विचारधाराओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जैसे अगर बात की जाए बच्चों निश्चयवाद की अवधारणा, निश्चय का मतलब क्या है, जो निश्चय है जिसे हम बदल नहीं सकते, ठीक है ना। तो निश्चयवाद की अवधारणा में क्या होता है बच्चों, जो मानव जो होता है वो पूरी तरीके से प्रकृति का दास होता है ना। इसके साथ साथ मानव क्या होता है, यानी प्रकृति यहाँ सक्रिय भूमिका निभा रही होती है और मानव एक निष्क्रिय भूमिका यहाँ निभाता है। इसके साथ साथ मानव जो भी एक्टिविटी करता है या जो भी मानव क्रियाकलाप करता है, उन सभी क्रियाकलापों पर प्रकृति का नियंत्रण होता है पूरी तरीके से। इसके साथ साथ निश्चयवाद की अवधारणा को मानव के प्राकृतिकरण के नाम से भी जाना जाता है। और निश्चयवाद की जो समर्थक है बच्चों, जैसे एलन सैंपल हो गए, रेड्जल हो गए, ये इन्हें माना जाता है निश्चयवाद की विचारधारा के समर्थक। अब मुझे पता आपको समझ में नहीं आया होगा, चलो एक और बात सुनते हैं। अब एक उदाहरण के तहत समझते हैं। प्राचीन काल में या आदि काल में अगर देखा जाए तो बहुत तीव्र वर्षा होती थी। तो तीव्र वर्षा जब होती थी तो मनुष्य गुफा में ही रहा करता था, बाहर तो निकलता नहीं था। तो जब मनुष्य, वर्षा हो रही है और मनुष्य कोई काम नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ क्या दिखा रहा है बच्चों, प्रकृति का मानव के क्रियाकलापों पर नियंत्रण दिखा रहा है, यानी मानव वहाँ क्या है, प्रकृति का दास हो चुका है। चलिए नेक्स्ट विचारधारा के बारे में बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट विचारधारा है संभववाद की विचारधारा। अब संभववाद की विचारधारा क्या कहती है बच्चों, कि संभववाद की विचारधारा में मनुष्य अपनी सुविधा के अनुसार क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, चेंजेस कर सकता है अपने परिवर्तन। जैसे क्या होता है, सपोज करो पहले बहुत सारे पहाड़ थे आदि काल में, तो पहाड़ों को हम परिवर्तित नहीं कर सकते थे, लेकिन वर्तमान में क्या है बच्चों, आपने देखा होगा बहुत सारे पहाड़ अगर रास्ता रोकते हैं तो पहाड़ों को बीच में से ही क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है और वहां से एक रास्ता बना दिया जाता है। तो ये क्या दिखाई दे रहा है, यानी हमने अपनी सुविधा के अनुसार क्या किया, प्रकृति में परिवर्तन किया। दूसरा याद रखना बच्चों, संभववाद की विचारधारा में मानव सक्रिय भूमिका निभाता है और प्रकृति निष्क्रिय भूमिका निभाती है। इसके साथ साथ संभववाद की विचारधारा को प्रकृति के मानवीकरण के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। इसके प्रमुख समर्थक है विडाल डी ला प्लास और फेब्रे, इसके प्रमुख समर्थक है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों नव निश्चयवाद की विचारधारा के बारे में। अब नव निश्चयवाद की विचारधारा का मतलब क्या है, तो याद रखिएगा नव निश्चयवाद की विचारधारा ऑस्ट्रेलियाई विद्वान ग्रिफिथ टेलर ने दिया था।
इन्होंने कहा भैया ना ही प्रकृति ही सब कुछ होती है, ना ही मानव है, ना ही तुम्हारा प्रकृति कुछ उखाड़ सकती है, ना ही मानव, है ना बच्चों, ना ही प्रकृति सब कुछ है और ना ही मानव। ठीक है, इसके साथ साथ नवनिश्चयवाद की विचारधारा को रुको और जाओ के नाम से जाना जाता है। यानी कहने का मतलब ये नहीं है कि लगातार आप विकास करते रहो और प्रकृति का दोहन करते रहो। नवनिश्चयवाद की अवधारणा में ये कहा जाता है कि भाई रुको, विकास करो फिर रुको, फिर दोबारा विकास करो फिर रुको, ताकि प्रकृति भी अपने आप को पुनः क्या कर सके, ठीक कर सके। इसको लाल बत्ती वाला भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों, या रुको और जाओ के नाम से भी कहा जाता है। इसके साथ साथ निश्चयवाद की जो विचारधारा होती है वो संभववाद, और जो नवनिश्चयवाद की विचारधारा होती है ना बच्चों, वो संभववाद और निश्चयवाद की बीच का रास्ता प्रस्तुत करता है, मध्य का रास्ता प्रस्तुत करता है। तो ये विचारधारा होती है बच्चों नवनिश्चयवाद की। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं मानव प्रयासों की छाप प्रकृति पर स्पष्ट रूप से नजर आती है। हाँ भाई बिल्कुल नजर आती है। कैसे नजर आती है, आपको खुद भी पता है कि जब हम पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों में आपने सीढ़ीनुमा कृषि देखी होगी, यानी पहाड़ों पर वो सीढ़ीनुमा कृषि अपने आप तो हुई नहीं होगी, वो तो किया किसने होगा, मानव ने किया होगा ना। तो यानी मानव का प्रकृति पर छाप दिखाई दी। इसके साथ दूसरा एग्जांपल है बच्चों मानव निर्मित, यानी मानव ने जो सैटेलाइट यानी अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट या अंतरिक्ष में उपग्रह भेजा है वो मानव के द्वारा ही तो भेजा गया है। तो वो किसे दर्शा रहा है, मानव प्रयासों की छाप प्रकृति पर दिखाई देती है। इसके साथ साथ समुद्र पार मार्गों का निर्माण करना, ठीक है ना। इसके साथ साथ बच्चों फ्लाईओवर, कृषि करना, सड़कों का निर्माण करना, अंडरपास वे, सुना हो ना आप लोगों ने। तो ये सारी चीजें किसने करी है, मानव ने ही तो करी है ना। और ये मानव का प्रकृति पर क्या दिखाई दे रहा है, पूरी तरीके से छाप दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ एक और होता है, जैसे ऊंची ऊंची जो भूमियां नहीं होती बच्चों, जो पहाड़ होते हैं, जहां बर्फीले क्षेत्र होते हैं या ऊंची भूमियां होती है, उस पर विश्राम स्थल किसने बनाया, मानव ने तो बनाया। तो क्या दिखाई दे रहा है, मानव का प्रकृति पर क्या दिखाई दे रहा है, छाप दिखाई दे रही है। आप कभी गए होंगे बच्चों, देखो हिल स्टेशंस के बारे में आपने सुन रखा होगा, जैसे नैनीताल हो गया, ठीक है, दार्जिलिंग हो गया, है ना, माउंट आबू हो गया, ये सारे क्या थे, हिल स्टेशंस है। तो इसको बनाया किसने है, मानव ने तो ही बनाया है ना। तो मानव का पूरी तरीके से प्रकृति पर क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, छाप दिखाई दे रही है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, प्रकृति अवसर देती है मनुष्य, यानी प्रकृति अवसर देती है और मानव क्या करता है, इन अवसरों का प्रयोग करके क्या करता है, प्रौद्योगिकी का क्या करता है, विकास करता है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करता है। जैसे शुरुआत में अगर देखा जाए तो शुरुआत में मनुष्य ने ये सोचा ही होगा कि अगर हम दो पत्थर हैं, अगर दो पत्थर को आपस में घिसा जाए तो घिसने से क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी और उसी ऊष्मा से क्या होगा, आग का आविष्कार होगा। तो पहले तो मनुष्य ने दोनों को समझाना प्रकृति के नियम को कि अगर ये दो प्राकृतिक पत्थरों को आपस में टकराएंगे तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होगी, जिससे आग की खोज होगी। दूसरा आता है बच्चों, जैसे डीएनए, जब डीएनए की खोज की गई होगी, तो जब डीएनए की खोज की गई तो बच्चों इससे बहुत सारी आनुवांशिक बीमारियों पर जीत हासिल की गई। आनुवांशिक बीमारियां क्या होती है, वह बीमारियां होती हैं जो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में फैलती है। तो मनुष्य ने डीएनए की खोज से क्या किया, अनेक आनुवांशिक बीमारियों पर जीत हासिल करी। इसके साथ साथ हुआ क्या बच्चों, मनुष्य ने वायु की गति के नियम को समझा, है ना, कि जो वायु है वो किस तरीके से चलती है। तो मनुष्य ने वायु की गति के नियम को समझा और समझ कर क्या किया, वायुयान का निर्माण कर दिया बच्चों। तो हमने क्या किया, यहाँ प्रकृति के नियम को समझा ना। अब बात करते हैं मानव प्रकृति एक दूसरे से पूरक है, कैसे, या मानव और प्रकृति एक दूसरे का अभिन्न अंग है। तो हाँ बच्चों, अभिन्न अंग है। प्रकृति और मानव को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, ये दोनों ही एक दूसरे से अभिन्न अंग है। मानव नहीं रहेगा तो प्रकृति रहेगी क्या, ऑक्सीजन छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे नहीं तो पेड़ सांस कहाँ से लेंगे, ठीक है, और वहीं पेड़ नहीं रहे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। यानी प्रकृति और मानव एक दूसरे के क्या है बच्चों, पूरक है, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है, इसे आपस में अलग नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ क्या करता है, मानव प्रकृति दोनों ही क्या करते हैं बच्चों, आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं और पर्यावरण में सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना करते हैं, या प्रकृति में सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना करते हैं। हम सामान्यतः देखते हैं कि पृथ्वी को कुछ रूपकों में दर्शाया गया है। जैसे पृथ्वी को कहा गया है रूप, ठीक है ना बच्चों, आंख को कहा गया है तूफान, नदी को कहा गया है मुख, यानी जो नदी है वो हमारी पृथ्वी का मुंह है, ठीक है ना। तूफान जो है हमारी पृथ्वी की आंख है, हिमनद जो है वो हमारी पृथ्वी का क्या है, नासिका है, जल डमरू मध्य,
जल डमरू मध्य क्या होता है बच्चों, जो दो महाद्वीपों को आपस में जोड़ता है, तो वो क्या है बच्चों, ग्रीवा है। मृदा क्या है, मतलब परिच्छेदिका है। इस तरीके से क्या किया गया है बच्चों, मानव को प्रकृति में रूपक के रूप में दर्शाया गया है। इसके साथ नगर, जनसंख्या, गांव, इनको क्या जीव जंतुओं के रूप में दर्शाया गया है ना। तो इसी कारण से मानव प्रकृति एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब बात करते हैं आखिर मानव भूगोल के बच्चों क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। तो मानव भूगोल में हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं, नगरों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसे हम नगरीय भूगोल कहते हैं। जनसंख्या के बारे में अध्ययन करते हैं, आगे हम खुद पढ़ेंगे कि आखिर जनसंख्या में किस तरीके से बदलाव आया, जनसंख्या प्रारंभ में किस प्रकार थी और वर्तमान में किस प्रकार है, तो जनसंख्या भूगोल कहते हैं उसे। हम मनुष्य के व्यवसाय के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, तृतीय सेक्टर, तो उनके आर्थिक भूगोल कहते हैं। हम राजनीतिक भूगोल के बारे में बात करते हैं, राजनीतिक गतिविधियों के बारे में बात करते हैं। हम मनुष्य के आवास के बारे में बात करते हैं, इसके अंदर कि मनुष्य कहाँ कहाँ रहता है और कौन कौन से व्यवसाय करता है, तो वो आवास भूगोल में आ जाता है। तो ये होता है